दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। ऑप्शन है, एक सैनिक गठबंधन, एक आर्थिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन या एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संगठन। तो सही उत्तर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक सैनिक संगठन है, सैनिक गठबंधन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैनिक संगठन है। इसका गठन 1949 में किया गया था। साम्यवादी साम्राज्यवाद का डर और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सफलता के प्रति गंभीर शंका इत्यादि कारणों ने नाटो के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य या डिटेंट से जोड़ना अनुचित होगा? नाटो का गठन, निक्सन की चीन यात्रा, साल्ट की संधियां या अमेरिका की वियतनाम से वापसी। तो सही उत्तर नाटो। दोस्तों, नाटो के गठन को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाई है, जिसके अनुसार इस संगठन के किसी सदस्य देश के ऊपर किसी अन्य देश द्वारा हमले की स्थिति में संगठन के सदस्य देश उसकी आक्रमणकारी देश से रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों घटनाएं तनाव शैथिल्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड पदावली का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड सावी के द्वारा। तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सावी ने 1952 में किया था। इस शब्द से सावी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे। तृतीय विश्व के देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसी समस्या पाई जाती है। तो याद रखिएगा, तृतीय विश्व पदावली अल्फ्रेड सावी के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड का अभिप्राय क्या है? तो आप जान लीजिए, तीसरी दुनिया या तीसरी दुनिया के देशों से अभिप्राय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से है जो पहले गुलाम थे। याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी जनसांख्यिकीविद, मानवशास्त्री और इतिहासकार अल्फ्रेड सावी ने फ्रांसीसी पत्रिका एल ऑब्जर्वफ्यूर में अपने एक प्रकाशित लेख में 14 अगस्त 1952 को किया। तीसरी दुनिया के देशों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और एशिया क्षेत्र के देश आते हैं जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। इनमें तटस्थ और गुटनिरपेक्ष देश शामिल हैं। पहली दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और उसके गठबंधन देश। दूसरी दुनिया में सोवियत संघ, चीन तथा उनके गठबंधन देश शामिल हैं, जबकि तीसरी दुनिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी। एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी कब अस्तित्व में आई थी, आपको बताना है। 1968, 1970, 1962 या 1972 में? तो सही उत्तर 1968 में। 1 जुलाई 1968 को अमेरिका और अन्य 61 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये संधि वास्तव में 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया, आपको बताना है। तो देखिए, 1971 के पूर्व, 1971 के पश्चात, 1975 के बाद या उपर्युक्त सभी असत्य हैं।
तो सही उत्तर परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने 1971 के पूर्व वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है शीत युद्ध शब्द यानी कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था। विशिष्टतः बर्नार्ड बारूच ने 1946 में पहली बार शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसको ही शीत युद्ध कहा गया। ये युद्ध पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार के साधनों से लड़ा गया। ये वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध का वातावरण था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी और केपीएस मेनन के अनुसार ये दो विचारधाराओं पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच का युद्ध था। दो पद्धतियों लोकतंत्र बनाम जनतंत्र के बीच का युद्ध था और दो गुटों नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच का युद्ध था। दो राज्य अमेरिका तथा रूस के बीच का युद्ध था। सामान्यतः शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 19 अक्टूबर 1945 को यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब नाम से प्रकाशित अपने निबंध में किया था। तो याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने किया था, लेकिन प्रश्न में जब पूछा जाता है तो सही उत्तर बर्नार्ड बारूच हो जाएगा। अगला प्रश्न है शीत युद्ध का अर्थ क्या है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शीत युद्ध का अर्थ है महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, शीत युद्ध का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन भारी तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा जो सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच धीरे धीरे विकसित हुए थे। अगला प्रश्न है किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है। ऑप्शन है फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप जान लीजिए कि फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना तीनों का संबंध शीत युद्ध से है। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने आधुनिक रूप से शीत युद्ध का आरंभ किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को ये घोषित किया कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेंगे। इसके अनुसरण में अमेरिका ने आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो नीति अपनाया उसे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहा जाता है और अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर यूरोप के पुनरुद्धार के लिए अपनाई गई नीति को मार्शल योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते हैं। ऑप्शन है फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और इंग्लैंड या स्पेन और डेनमार्क। तो सही उत्तर फ्रांस और जर्मनी के बीच। दोस्तों, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यवर्ती राज्य आवश्यक हैं। इनको बफर स्टेट कहा जाता है। इनका कार्य है दो बड़े अमित्र देशों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना। जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच पोलैंड मध्यवर्ती था, बेल्जियम और हॉलैंड दोनों फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्यवर्ती, और जर्मनी, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच स्विट्जरलैंड मध्यवर्ती राज्य था। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर प्राकृतिक अधिकार। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियां दोनों ही ऐसे विचारों और आदर्शों की उपज थी जिन्होंने प्राकृतिक तथा समानता के अधिकारों के आधार पर देश और समाज के उन्नति की मांग की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है, यानी क्यूबा संकट किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखिएगा 1962, ऑप्शन बी। दोस्तों, 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल अड्डा बनाने का निर्णय लिया। इसके विरोध स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 अक्टूबर 1962 को अमेरिका महाद्वीप की शांति और सुरक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया और क्यूबा के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। यही घटना क्यूबा क्राइसिस या क्यूबा संकट कहलाती है और ये वर्ष था 1962। अगला है भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किया था।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1989, 1992, 1996 या 1998। तो सही उत्तर 1992 में। भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किया। भारत ने इजराइल को सितंबर 1950 में ही मान्यता प्रदान कर दिया था, परंतु विभिन्न कारणों से एक लंबे समय तक उससे पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो याद रखिएगा, भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो उत्तर है, कोलंबो प्रस्ताव भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। डेट याद रखिएगा, 21 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। भारत चीन सीमा विवाद के हल के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, म्यांमार और कंबोडिया, एशिया और अफ्रीका के इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर 1962 में कोलंबो में सम्मेलन किया, जिसके फलस्वरूप 12 दिसंबर 1962 को भारत चीन विवाद के लिए समाधान के लिए कोलंबो प्रस्ताव सामने आया। भारत ने इसे स्वीकार किया, लेकिन चीन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल लड़ी गई थी। तो भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा स्थित है किसके बीच। तो याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका का विभाजन होता है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है कि हांगकांग ब्रिटेन के द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया। ऑप्शन है 30 जून 1997 की आधी रात को। यही उत्तर आपका सही है, 1997 30 जून। वर्ष 1984 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और चीनी समकक्ष झाओ जियांग ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय किया गया कि ब्रिटेन हांगकांग की प्रभुसत्ता 30 जून 1997 के मध्य रात्रि के समय चीन को सौंप देगा। समझौते के अनुसार दोस्तों जो है 1 जुलाई 1997 को हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने हांगकांग छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, वारसा पैक्ट समाप्त हुआ था कब। ऑप्शन है जुलाई 1990, जुलाई 1991, अगस्त 1990 या इनमें से कहीं भी नहीं। तो सही उत्तर जुलाई 1991, ऑप्शन बी। 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट की स्थापना की थी। वारसा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था। ये भी सैनिक संगठन था। इसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया थे। इस पैक्ट के अनुच्छेद 4 में कहा गया कि किसी सदस्य पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य सभी प्रकार की सहायता करेंगे। 1 जुलाई 1991 को एक सैनिक संगठन के रूप में वारसा पैक्ट को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, विंस्टन चर्चिल या मार्शल टीटो। तो सही उत्तर विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 बड़े स्तंभ जो हैं वो नेहरू, नासिर और टीटो रहे। नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कर्नल नासिर मिस्र के और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के आधार पर सिद्धांत आधारित स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण का पक्ष लिया। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि मार्शल योजना या मार्शल प्लान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना। दोस्तों, आप जान लीजिए, मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते वर्चस्व को रोकना था। इस योजना ने अमेरिका के साम्यवाद की अवरोध की नीति को सफल बनाने में सहायता दिया। ये योजना अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर लागू की गई थी और इनके नाम पर ही इसे मार्शल योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी यूनिटी फॉर पीस
कब पारित किया गया था? कोरिया संकट के समय, स्वेज संकट के समय, कांगो संकट के समय या क्यूबा संकट के समय? तो सही उत्तर कोरिया संकट के समय। जून 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत महासभा द्वारा 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के रूप में इसे स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ऑप्शन है आपके मार्गेनथाउ, वी डाइक, जोसेफ फ्रैंकल या पाल सीबरी। तो सही उत्तर मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारा है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति के संचालन से संबंधित है। जोसेफ फ्रैंकल ने राष्ट्रीय हित को विदेशी नीति का आधारभूत सिद्धांत माना है और प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण अपने राष्ट्रीय हित के परिदृश्य में करता है। अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेकोस्लोवाकिया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, यूगोस्लाविया का विघटन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर सोवियत संघ का विघटन एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी यूनिपोलर वर्ल्ड आर्डर के उदय का कारण था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन का कारण विश्व शक्ति संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, इसलिए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ष 1990 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में उदय हुआ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या था? समाजवाद का सुदृढ़ होना, साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता या फिर चीन में साम्यवाद का अवसान? तो सही उत्तर बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता। दोस्तों, शीत युद्ध के अंत का परिणाम रहा कि पूंजीवादी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था अधिक लोकप्रिय हुई। सोवियत संघ के विघटन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना से अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की जगह बाजार अर्थव्यवस्था को लोकप्रियता मिली। इसी का परिणाम रहा कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म, परमाणु अप्रसार संधि की रचना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बिखराव या सोवियत संघ का पतन? तो सही उत्तर सोवियत संघ का पतन। दोस्तों, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण सोवियत संघ का रूस में उभरता हुआ आर्थिक और राजनीतिक संकट था, जिससे उसका पतन हो गया और साथ ही पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना भी शीत युद्ध के अंत का कारण बना। शीत युद्ध की समाप्ति के परिणामस्वरूप खाड़ी संकट 1989-90 के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। जर्मनी का एकीकरण हो गया, बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया। दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। अगला है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ की रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? ऑप्शन है मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, एस्ट्राडा सिद्धांत या क्लिंटन सिद्धांत? तो सही उत्तर ट्रूमैन सिद्धांत। दोस्तों, ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ की रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवादी प्रसार रोकने की अमेरिकी नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का मुख्य तत्व था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संबंध में देतांत या डेटेंट का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत या डिटेंट शब्द का अर्थ दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता है। 1962 के क्यूबा संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव शैथिल या देतांत कहा जाता है।
क्यूबा संकट के बाद दोनों देशों के मध्य चल रहे शीत युद्ध के वातावरण में कमी आई। उनके मध्य सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास होने लगा। और देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? मैजनी, फिक्टे, रैमजेम्योर या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, राष्ट्रवाद का जनक जर्मन कवि गॉटफ्रीड हर्डर को माना जाता है। मैजनी, फिक्टे तथा रैमजेम्योर तीनों ने भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। 18वीं शताब्दी में पहली बार राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग हर्डर ने किया। उस समय ये सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत यानी एंड ऑफ हिस्ट्री के रूप में व्याख्यायित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है समीर अमीन, डेविड हेल्ड, फ्रांसिस फुकुयामा या सैमुअल पी हंटिंगटन। तो सही उत्तर फ्रांसिस फुकुयामा। अमेरिकी लेखक और राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने इस विचार के लिए कि शीत युद्ध के अंत में उदार लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय ने मानव इतिहास की प्रगति में अंतिम वैचारिक चरण को चिन्हित किया है, इसके लिए वो जाने जाते हैं। फुकुयामा ने 1989 में एक पत्रिका में प्रकाशित अपनी थीसिस, जब पूर्वी यूरोप में साम्यवाद ढह रहा था, उसमें कहा कि पश्चिमी शैली का उदारवादी लोकतंत्र न केवल शीत युद्ध का विजेता था बल्कि इतिहास की लंबी यात्रा में अंतिम वैचारिक चरण था। तो याद रखिएगा, इतिहास के अंत की जो विचारधारा है वो फ्रांसिस फुकुयामा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। विशेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन माइकल ब्रेशर का है। माइकल ब्रेशर ने अपनी पुस्तक नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी में नेहरू के संबंध में ये विचार व्यक्त किए हैं। अगला प्रश्न है, ब्रांट आयोग के अध्यक्ष बिली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? आपको बताना है। यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको या पश्चिमी जर्मनी? तो सही उत्तर पश्चिमी जर्मनी। 29 नवंबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय विकास विषयों पर एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। इस 18 सदस्यीय उत्तर दक्षिण के संयुक्त आयोग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पुनर्गठित करने के उन उपायों का नामांकन करना था जिन्हें व्यापकतम समर्थन प्राप्त हो सके। ब्रांट आयोग ने दिसंबर 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, लैटिन अमेरिका में ट्लाटिलोल्को की संधि का संबंध किससे है? तो सही उत्तर ट्लाटिलोल्को की संधि का संबंध परमाणु हथियारों से है। ऑप्शन बी आपका संबंधित है। ट्रिटी ऑफ ट्लाटिलेल्को का संबंध परमाणु हथियार से था। ये संधि 14 फरवरी 1967 को हस्ताक्षरित हुई और 22 अप्रैल 1968 को प्रभावी हुई। इस संधि के द्वारा लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखने पर सहमत हुए थे। तो ट्लाटिलेल्को की संधि का संबंध परमाणु हथियारों से है और इसके द्वारा लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र को परमाणु मुक्त रखने पर जो है सहमति व्यक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है पिवट टू एशिया पॉलिसी। बराक ओबामा की चीन नीति को पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। बराक ओबामा प्रशासन ने जनवरी 2012 से इसे प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को और विकसित करना है और उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को गहरा करना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके बाद, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, बोल्शेविक क्रांति में या अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, आत्मनिर्णय के अधिकार
आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात हुआ था। आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय आणविक नियंत्रण आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार अभिकरण या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। सही उत्तर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये अभिकरण नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ इसके सैन्य उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दिया है। तो सही उत्तर विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण समझौते पर। दिसंबर 2013 में बाली इंडोनेशिया में दोनों देशों भारत और अमेरिका के बीच खाद्य सुरक्षा पर सहमति के बाद भारत ने विकासशील देशों द्वारा अनुरक्षित विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के व्यापार सरलीकरण समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या था। फोर्स फॉर फ्रीडम, पनिश द गिल्टीज, फोर्स फॉर एवर या स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। तो सही उत्तर ऑप्शन डी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के इस सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश शामिल नहीं है। ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही उत्तर ईरान। बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में ईरान शामिल नहीं है। इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट JRF आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।